चलो, तो पॉलिटिकल साइंस का तुमको जो 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है ना, वो है डेमोक्रेसी के बारे में। और चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है। इससे पहले भी एक चैप्टर है डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो बेसिकली चैप्टर एज अ होल है कि मतलब उसमें डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया कहाँ पे किस देश में डेमोक्रेसी है और किस देश में नहीं। तो इस वाले चैप्टर से व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में हम लोग दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो जैसा कि नाम लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कहते किसको हैं, और दूसरा कि वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी, या फिर क्यों जरूरी नहीं है डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। हम लोग अगर जो ये पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो दो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। पहला कि डेमोक्रेसी कहते किसको है। कोई पूछेगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो तुम इसका आंसर दे पाने में सक्षम रहोगी अगर जो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगी तो। और दूसरा व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हम लोग के लिए जरूरी क्यों है, या फिर डेमोक्रेसी हमारे लिए जरूरी क्यों नहीं है। इस दोनों का आंसर तुमको आना चाहिए इस चैप्टर से पढ़ने के बाद। और डेमोक्रेसी जो चैप्टर है वो पूरे, मुझे लगता है पूरा तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस के बुक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एक ये है डेमोक्रेसी, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक एक एक चीज समझेंगे। जो नहीं समझ में आएगा वो तुम लोग पूछेगी। ठीक है। तो पहला तुम लोग का क्वेश्चन तुम लोग के पास आता है 1 करोड़ का। ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, बताओ कोई डेमोक्रेसी बता सकता है। हाँ बताओ डेमोक्रेसी क्या है। हम्म। 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 आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं। डेमोक्रेसी क्या है ना, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग इससे पहले हिस्ट्री का क्लास तुम लोग थोड़ा सा भी ध्यान रखेगी, तो वहां पे हम लोग मोनार्की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी। मतलब जो राजा था वो मोनार्कियल सिस्टम में था। ठीक है। तो राजा लोग जो होते थे उसको मोनार्कियल सिस्टम बोलते थे। लेकिन उसके बाद हमने बताया था कि कैसे डेमोक्रेसी आनी शुरू हो गई वहां पर। तो वही वाला कहानी यहाँ पर है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट ना लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। ये तो ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। तुम्हारा जो और सबसे जो इजी डिफिनीशन दिया गया है ना डेमोक्रेसी का, वो देखो अपने स्क्रीन पे देखो। व्हाट इज डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी। एक तो हो गया कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो एक तुम्हारा डिफिनीशन हो गया। लेकिन ये डिफिनीशन को ना काटा जा सकता है। ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन नहीं है, हम बताएंगे क्यों कि स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन नहीं है। बट फिर भी तुम्हारे बुक में ये डिफिनीशन यूज किया गया है। उसको अभी क्योंकि तुम्हारा बुक में अभी स्टार्टिंग किया है डेमोक्रेसी के बारे में, इसीलिए वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डेमोक्रेसी बताई गई। बट ये वाला डिफिनीशन कोई तुमसे क्या बोलते हैं उसको क्वेश्चन कर सकता है, तो तुम कंफ्यूज हो जाएगी। इसमें जो बताए ना अभी कि डेमोक्रेसी वैसी जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। ठीक है। तो ये एक डिफिनीशन तुम्हारे बुक में है। अगर जो कोई पूछेगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो तुम्हारे बुक में यही डिफिनीशन। लेकिन अगर जो मेरा मानोगी या फिर आगे जाके पढ़ोगी, तो तुमको पता चलेगा कि ये वाला डेमोक्रेसी ना एक तरीके से हाफ ही है, मतलब कोई चीज के बारे में आधा ही बताया, आधा अधूरा जानकारी दिया गया है। ठीक है। इस वाले
इस वाले जो भी तुमको नॉलेज है इलेक्टेड बाय द पीपल, इस पे कुछ नॉलेज और जोड़ने की जरूरत है, तो उसको बाद में हम देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है। और एक सबसे स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन, मतलब अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफिनीशन अगर जो कोई पूछा जाए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्र प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक है। किसी को इतना में कंफ्यूजन? डेमोक्रेसी देखो क्या है अब अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, मतलब अब्राहम लिंकन ने सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफिनीशन दिया था जिसको कभी भी नहीं काटा जा सकता। देखो उनका क्या था, देखो तुम्हारे बुक में जो डिफिनीशन दी हुई है वो सिंपल तो है बट वो स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन नहीं है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन जो कि स्ट्रॉन्ग भी है और सिंपल भी, मतलब सरल भाषा में सबसे मजबूत डिफिनीशन जिसको बोलेंगे वो हम मुझे लगता है कि अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन कौन थे? वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, थे, है नहीं थे, तो याद रखना ही। और उनका एक अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी क्या है, जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपकी नजर में क्या डेमोक्रेसी है, तो उन्होंने एक डिफिनीशन दिया था। तुम अपने स्क्रीन पर देखो क्या डिफिनीशन है उनका। डेमो व्हाइट डेमोक्रेसी के नीचे देखना सब व्हाइट वाले में, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि पीपल की, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब ऑफ द पीपल मतलब, बाय द पीपल मतलब, और फॉर द पीपल मतलब। ऑफ द पीपल मतलब लोगों का गवर्नमेंट है, बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा गवर्नमेंट है, मतलब कि बाय द पीपल कहने का मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, और लोगों के लिए ही, फॉर द पीपल का मतलब कि लोगों के लिए ही है। मतलब इसका हिंदी वर्जन सुनो कि डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों की गवर्नमेंट, मतलब लोगों की गवर्नमेंट मतलब अपनी गवर्नमेंट, मतलब हम हमारे तुम्हारे बीच में ही से कोई एक बंदा गया और उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो जीत गए, मतलब कि वो तुम्हारी ही गवर्नमेंट है। पहला ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, और उस जो बंदा जा रहा है उसको इलेक्ट कौन कर रहा है, सिलेक्ट कौन कर रहा है, वोट कौन दे रहा है, तो जो जनता है वही दे रही है, बाय द पीपल। और वो जो चुन के जा रहा है, जो नई सरकार बना रहा है, वो कैसा है, तो वो किसके लिए काम करेगा, वो वापस से लोगों के लिए ही काम करेगा। मतलब तुम देख रही है तीनों इंटरकनेक्टेड है लोगों के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे अभी जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो क्या थे, पहले आम जनता थे। मान लो कि वो जब प्रधानमंत्री नहीं बने होंगे तो वो नॉर्मल आदमी होंगे तुम्हारे ही जैसे, उनके पास कोई पावर नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ा, ठीक है, तो इलेक्शन लड़ा तो ऑफ द पीपल हो गया कि लोगों का। उसके बाद बाय द पीपल, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो तुमने उनको क्या किया, वोट दिया, ठीक है, तो वो जीत गए, और जब जीते तो तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे बीच से, तुम्हारे द्वारा और तुम्हारे लिए। ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिफिनीशन है, इसमें कहीं भी कुछ भी तुम नहीं क्वेश्चन उठा सकते कि सर ये डिफिनीशन गलत है। बट हम एक और डिफिनीशन बताए थे, उसको बोले थे कि वो डिफिनीशन गलत हो जाएगा आगे जाके, या फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी बताएंगे कि वैसा क्यों है, कि उस पर क्रॉस क्वेश्चन उठ जाएगा और इस पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठेगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको? हाँ, तो एग्जाम में तुम बुक वाला भी लिख सकती है और ये वाला भी लिख सकती है, ठीक है। हाँ, तो याद रख, ये वाली चीजें भूलना नहीं है इसको। देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ, एक डिफिनीशन दी हुई होगी। देखो यहाँ पर एक बोल्ड लेटर में लिखी हुई है, स्क्रीन दिख रही है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जहाँ की रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिफिनीशन तुम्हारे बुक में दी हुई है, समझ में आ रहा है सबको?
हम्म हम्म तो अब अगर जो हम तुमसे पूछेंगे कि जो फ्रांस में 1789 के पहले जो गवर्नमेंट थी वो क्या डेमोक्रेटिक मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी या अनडेमोक्रेटिक थी, वहां पे डेमोक्रेसी थी या नहीं थी? हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्यों नहीं थी, अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों नहीं थी। बिकॉज रूलर बिफोर 1789 रूलर वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर होता था वो लोगों के द्वारा नहीं चुना गया होता था, ठीक है। सिंपल है, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा वहां पे डेमोक्रेसी होगी, और जहां पे इलेक्टेड नहीं होगा वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, एक एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है म्यांमार का, ठीक है। तो म्यांमार में अभी तुम लोग देख रही होगी कि अगर जो जरा सा भी टीवी देखा होगा तुमने तो देखी होगी कि म्यांमार में क्या है ना कि अभी आर्मी रूल है। आर्मी रूल मतलब कि वहाँ के जो आर्मी के चीफ है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रूलिंग करना शुरू कर दिया है। मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा के वो खुद रूल कर रहे हैं। तो अभी वहाँ पे क्या बोलेगी तुम, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो अगर जो इसके पहले, लेकिन जब वो चीफ जो आर्मी के जो चीफ थे वो इससे पहले आर्मी थे सिर्फ, और वहां पे प्रधानमंत्री थी जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल थी, ठीक है। तो उस समय वहां पे डेमोक्रेसी थी, बट अभी डेमोक्रेसी नहीं है फिलहाल के सिचुएशन में। तो हो सकता है कि फिर मान लो कल को वहां की आर्मी हट जाए, वहां पे रूलिंग से हट जाए और वापस से प्रधानमंत्री बना दिया जाए किसी को इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वापस से वहां पे डेमोक्रेसी, तुम बोलेगी कि सर फिर से डेमोक्रेसी लौट आई म्यांमार में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इतना तक किसी को समझ में आया सब सारी चीजें? क्या आया बताओ जरा। चलो, तो देखो अब थोड़ा सा ना हम लोग डेमोक्रेसी का डिफिनीशन देख लिए, ठीक है। दो डिफिनीशन देखा हमने डेमोक्रेसी का, एक तो तुम्हारे बुक में था और एक मैंने बताया जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है, वो वाला डिफिनेशन। अब हम लोग देख लेते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी शुरुआती दौर से मतलब कि एट द जब दुनिया स्टार्ट हुई तभी से डेमोक्रेसी थी, ऐसा नहीं है। तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन पे या स्क्रीन पे जो भी हो उस पे एक पिक्चर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पर देखो, यहाँ पर जहां पर भी ये है ना, ये तुमको दो कलर दिख रहा है, एक रेड है, हाँ, येलो नहीं है, ठीक है। रेड वाला जो है ना वो वहां पर बेसिकली डेमोक्रेसी आ चुकी है, ठीक है। कब? 90 से 100 से 1950 के दौर में, ठीक है। इन दोनों के बीच में वहां पे डेमोक्रेसी है। बट जो सेकंड कलर है वो जहां जहां पे भी है ना वहां पे अभी भी डेमोक्रेसी नहीं आई है, याद रखना, अभी भी वो क्या है, किसी दूसरे रूलर के अंडर में। हाँ, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, अभी जहाँ पे रेड है ना बस वहां पे डेमोक्रेसी आई है, और जहाँ पे सेकंड कलर है, ऊपर डेट देखो बाबू, डेट कब का लिखा हुआ है, कब का मैप शो किया जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड मैप देखते हैं। अब देखो सेकंड मैप में देखो तुमको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ी सी डेमोक्रेसी बढ़ी है पूरे वर्ल्ड में। पहले वाला मैप शो हो रहा है ये, और सेकंड वाला मैप देखो, अब डेमोक्रेसी 1975 तक थोड़ी सी बढ़ गई, अब ज्यादातर कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई। एक और पिक्चर, हाँ एक और पिक्चर है। अब देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 2000, 2000 में मतलब 2000 आते आते कितनी सारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी आ चुकी है। समझ में आ रहा है? हम्म हाँ, तो बहुत अच्छा।
ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ना एक थोड़ा सा हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे आ रही है। तो देखो 20 सेंचुरी पहले, मतलब 20वीं शताब्दी से पहले डेमोक्रेसी सबसे पहले जो आई थी ना, हमने बताया था कि फ्रांस में जो 1789 में फाइट हो रही थी, तो वहां पर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड मेनी स्ट्रगलर डेमोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। और जो फ्रांस की जो क्रांति थी ना, उसने मोटिवेट किया यूरोप के लोगों को कि आप लोग भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करिए। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, ब्रिटेन में क्या हो रहा था कि लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। मतलब फ्रांस से वो मोटिवेट होते, फ्रांस में जो क्रांति हुई उससे मोटिवेट होके वो लोग भी क्या चाहते थे कि हम भी डेमोक्रेसी, मेरे भी कंट्री में डेमोक्रेसी आ जाए। बट वहाँ की जो प्रोसेस थी वो काफी स्लो थी, इसी कारण उनको थोड़ी सी लेट से डेमोक्रेसी आई वहाँ पर। ठीक है। द राइट टू वोट वाज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल। ज्यादातर लोगों को अब जैसे जैसे डेमोक्रेसी की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, वैसे वैसे क्या हो रही थी, वोटिंग राइट्स मिल रही थी। In the next few years, these colonies come together to form the United States of America. अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट छूट गया मेरा। देखो, the British colonies in North America declared themselves independent in 1776। देखो, हमने बताया था कि लुइस 16 के पहले जो रूलर थे, और जो लुइस 16 था वो क्या कर रहा था, उसको ब्रिटेन से क्या थी, दुश्मनी थी। तो वो एक्चुअली में क्या कर रहा था ना कि जहां जहां पे भी ब्रिटेन रूल कर रहा था, जैसे कि इंडिया में भी ब्रिटेन रूल कर रहा था, तो सेम कंडीशन में ब्रिटेन अमेरिका पे भी रूल कर रहा था। तो अमेरिका में क्या कर रहा था कि अमेरिका को लोगों को ना फ्रांस पैसा दे रहा था कि आपको पैसा दे रहे हैं, आपको गोला बारूद दे रहे हैं, ठीक है, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, बस आप फाइट कीजिए। किसके अगेंस्ट फाइट कीजिए, ब्रिटिशर्स के। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स फ्रांस के दुश्मन थे, तो होता है ना। तो अब अमेरिका के भी दुश्मन कौन, ब्रिटिशर। फ्रांस के भी दुश्मन कौन, ब्रिटिशर। तो अब क्या हुआ, अमेरिका और फ्रांस एक तरह से दोस्त हो गए। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करने लगे, और दोस्त बन के अमेरिका क्या हुआ कि 1776 में खुद को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम ब्रिटेन के अगेंस्ट, मतलब ब्रिटेन के अंडर नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी उसकी कॉलोनी थी, लगभग 13-14 कॉलोनी थी ब्रिटेन की अमेरिका में, सारी कॉलोनी आजाद हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने क्या बोल दिया, 1787 तक आते आते उन्होंने एक यूनाइटेड बना लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? हम्म। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग ना हिस्ट्री देख रहे थे कि डेमोक्रेसी कैसे आई। तो शुरुआत हुआ कहाँ से, फ्रांस में जो क्रांति होती जा रही थी वो काफी ज्यादा मोटिवेट की बाकी सारे देशों को। और फ्रांस से आने से पहले 1776 में कहाँ पे आ चुकी थी डेमोक्रेसी, अमेरिका में, याद रखना। और याद रखना कि जो सबसे पुराना, जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, वो भी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा गया। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ाएंगे तो याद रखना। ये वाला डिफिनीशन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब हम लोग को ना बुक में ना, तुम्हारे बुक में जो एक दो चीजें पढ़नी है। एक तो पाकिस्तान के बारे में एक कहानी दी हुई है, और उस कहानी में जो हीरो रहते हैं या विलेन, जो हीरो बोल दो या विलेन बोल लो, जो बोलना है तुमको, उसमें नाम आता है जनरल मुशर्रफ का, परवेज मुशर्रफ। ठीक है। और दूसरा जो हम लोग को देखना है, वहाँ चाइना का थोड़ा सा देखना है डेमोक्रेसी, थोड़ा सा मैक्सिको का देखना है, थोड़ा सा सीरिया का देखना है। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पाकिस्तान का, देख लेते हैं क्या सिचुएशन। ये तुम्हारे स्क्रीन पर अभी जो है वो है क्या, परवेज मुशर्रफ। ये एक्स एक्स चीफ थे किसके, पाकिस्तान आर्मी के। मतलब वहाँ के जो आर्मी है, जो थल सेना है, उसके ये चीफ थे, मतलब अब ये क्या बोलते हैं उसको, हेड थे सबसे। ठीक है। तो क्या ऐसा माना जाए कि पाकिस्तान उस टाइम में डेमोक्रेटिक था, डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में? तो तुम बोलेगी कि नहीं सर, डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों नहीं थी, थोड़ा सा देख लें। अब देखो कहानी क्या है। Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup and overthrew a democratically elected government and declared himself as the chief executive of the country. ठीक है।
जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, बता चुके हैं, आर्मी के चीफ थे। उन्होंने क्या किया कि वहां के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको प्रधानमंत्री को हटा के और खुद कुर्सी पे बैठ गए और उन्होंने खुद को घोषित कर दिया कि अब हम ही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब पूरी पूरा पाकिस्तान कैसे चलेगा ये हम डिसाइड करेंगे। अब प्रधानमंत्री को हटाया जा चुका है, ठीक है। लेटर ही कंडक्टेड अ रेफरेंडम व्हिच वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड थॉट ही चेंज हिज डेजिग्नेशन एज ए प्रेसिडेंट इन 2000। और उसके बाद में पहले तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव बने, मतलब प्रधानमंत्री को हटा के, उसके उसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करके ये खुद को क्या कर चुके थे, और ज्यादा पावरफुल इन्होंने खुद को बना लिया, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको। और 2002 में ना 2002 में इन्होंने क्या किया, एक रिफरेंडम पास किया, ठीक है। मतलब रिफरेंडम होता है ना कि तुम्हारे पास कुछ डिस्कशन का ऑप्शन नहीं रहेगा, तुम सिर्फ यस या नो में उसको जवाब दे सकती है, ठीक है। तो उन्होंने एक रिफरेंडम लाया वहां के पार्लियामेंट में, मतलब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। और मतलब और रेफरेंडम किस लिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए, ठीक है। और उन्होंने खुद को क्या कर दिया, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद उन्होंने अपना जो टाइम था, मतलब जो ऐसा होता है ना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए एक टाइम लिमिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेगी तो 5 साल है, 5 साल बाद प्रधानमंत्री का फिर से इलेक्शन होगा, ठीक है। और फिर से अगर जो कोई जीतेगा तो फिर 5 साल रहेगा। तो वहां पे भी ऐसे ही था, बट इन्होंने परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि अपना टाइम बिना इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया कि नहीं 5 साल हम एक्सटेंड लेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल लिखा हुआ है तो इसने उसको काट के एक तरीके से 10 साल कर दिया, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से ये गलत चीज है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब आप डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, गलत फायदा उठा रहे हैं। ये थे आपके कौन से, परवेज मुशर्रफ साहब। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the President can dismiss the National and Provincial Assembly. और देखो, मतलब इनका इतना से भी मन नहीं भरा तो इन्होंने 2002 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और प्रेसिडेंट को ये पावर दे दिया। प्रेसिडेंट को क्यों पावर दे रहे थे, क्योंकि वो खुद ही प्रेसिडेंट थे उस टाइम। तो उन्होंने प्रेसिडेंट को ये पावर दिया कि वो नेशनल असेंबली और जो प्रोविंशियल असेंबली है उसको डिसमिस कर सकते हैं। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली समझ में आता है सबको। हाँ, तो नेशनल असेंबली उसको बोलते हैं ना कि जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सांसद है, ठीक है। तो सांसद क्या है, सांसद दिल्ली में काम करता है। और एक तुम विधायक जानती होगी, तो विधायक लोग कहाँ बैठते हैं, तुम्हारे राज्य के स्टेट वाले में, ठीक है। मतलब जितने भी विधायक होंगे ना, बिहार के जितने विधायक होंगे वो सब पटना में आके मीटिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रोविंशियल असेंबली हो गया। पटना में जो असेंबली है वो प्रोविंशियल है, मतलब सिर्फ बिहार के लिए। लेकिन जो नेशनल असेंबली होती है, तो जितने भी सांसद होते हैं ना वो सब दिल्ली जाके मीटिंग करते हैं। तो जो दिल्ली में सांसद है वो क्या है, नेशनल असेंबली है। और जो बिहार में ये है मीटिंग जहाँ पे होती है वो क्या है, प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको। हाँ, तो एक और चीज समझ लो कि जो प्रोविंशियल असेंबली होती है ना वहां पे सिर्फ उतने, मतलब लोकल बॉडीज के बारे में डिसीजन लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पटना में विधायक लोग मीटिंग करते हैं ना, तो वो सिर्फ बिहार के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। वो झारखंड के बारे में नहीं ले सकते हैं, वो महाराष्ट्र के बारे में नहीं ले सकते। लेकिन जो नेशनल असेंबली में होते हैं, मीटिंग करते हैं नेशनल असेंबली में, वो किसी के बारे में भी डिसीजन ले सकते हैं, वो पूरे इंडिया के बारे में भी ले सकते हैं, और सिर्फ बिहार के या सिर्फ झारखंड का, या फिर उनको जो मन आएगा पूरे इंडिया में जहां भी मन करेगा वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही पाकिस्तान में भी थी प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या कर लिया, खुद को ये पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके, बदलाव करके, कि हम अब इसको डिसमिस कर सकते हैं, ये मेरे मन के ऊपर है कि ये चल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should
नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। अच्छा एक चीज और छूट गया, the work of the civilian cabinet is supervised by National Security Council, which is dominated by military officers. After passing this law, election were held to the national and provincial assembly. ठीक है। और जो पुरानी नेशनल असेंबली ऑफ मतलब पुराने जो लोग थे मतलब जैसे उस समय मतलब एक तरीके से जैसे कि मान लो कि अभी के जो विधायक है उसको परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया कि आप डिसमिस है मतलब उनको हटा दिया और फिर से बोला कि फिर से इलेक्शन हो। ठीक है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन होगी तो जीत के कोई भी आए लेकिन सुपीरियर हम ही रहेंगे मतलब सुपीरियर इस बार जनरल परवेज मुशर्रफ ही था। तो उसने फिर से इलेक्शन करवाया और फिर से जब लोग इलेक्ट होके आए तो फिर से बना दी गई कि नहीं अब आप गवर्नमेंट चलाइए। एक तरीके से अब ये तुम हमको बताओ, इतना समझ में आया होगा मेरी बात, तो अब ये बताओ कि वहां पे अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ इलेक्शन भी कंडक्ट करवा दिया, लेकिन क्या वो डेमोक्रेसी थी या नहीं थी ये बताओ, क्यों नहीं थी? हाँ यही समझने वाली थी कि लोगों ने अपनी सरकार चुनी मतलब इलेक्टेड बाय द पीपल तो हुआ, बट जो वहां पर सुपीरियर था वो अभी भी जनरल परवेज मुशर्रफ ही था और वो याद रखना वो इलेक्टेड नहीं था, वो जबरदस्ती का बन गया था चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो हम जो पहला डिफिनीशन पढ़े थे ना कि इलेक्टेड बाय द पीपल, वो क्या है थोड़ा सा यहाँ पे कंट्राडिक्ट कर रहा है कि सर यहाँ पे तो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे लोग जीत के भी जा रहे हैं बट यहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा क्यों सर? तो इसीलिए बता रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन नहीं है, वो भी अच्छा डिफिनीशन है बस मजबूत डिफिनीशन नहीं है, उसको काटा जा सकता है। ठीक है, तो यही तुम्हारे बुक में दिया हुआ इसीलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ये वाला। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called democracy. But let us focus on the of these. Can we say that the rulers are elected by the people in the Pakistan? Not quite. People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really रूलर। ठीक है, तो मतलब लोग वहां पे तो चुन तो रहे थे बट वो एक्चुअल में रूलर नहीं था। क्यों रूलर नहीं था? क्योंकि वो सिर्फ मेंबर थे, रूलर तो अभी भी जनरल परवेज मुशर्रफ था, इसीलिए अभी भी डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है। तो सिर्फ इतना कह देने से कि इलेक्टेड बाय द पीपल काम नहीं बनेगा डेमोक्रेसी में, याद रखना सब। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, तो एक तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ क्या कर रहा था, वो डिक्टेटरशिप बन गया था। डिक्टेटरशिप मतलब क्या होता है? मतलब कि तानाशाह, तानाशाह जिसको बोलते हैं मतलब उसके मन में जो आया सो करेगा। ठीक है, उसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, जो वो बोल दिया वही कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब एक तरीके से मोनार्की हो गया। तो मोनार्की और डिक्टेटरशिप में बस इतना ही डिफरेंस है ना कि मोनार्की में जो होती है उसमें राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा ऐसे बनता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, उसमें कोई भी आता है बन जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि वो अपने मनमाना काम करता है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर जो बेटा का बेटा राजा बन रहा है फिर उसका बेटा राजा बन रहा है तो उसको मोनार्की बोलेंगे। लेकिन कोई भी रूलर आया, ठीक है, और मतलब मान लो कि वो आया और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं मान रहा, वो अपने मन से हिसाब से काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं तानाशाह। उसको मोनार्की नहीं बोलेंगे, उसको डिक्टेटरशिप बोलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। तो देखो बोल्ड लेटर में क्या लिखा हुआ, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में दूसरी सबसे जरूरी बात ये है कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो वैसे आदमी के हाथ में होना चाहिए जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में तुम तुम्हारी जो सरकार है वो क्या है, जैसे मोदी साहब है, नरेंद्र मोदी साहब है जो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे डिसीजन वही लेते हैं और वो क्या है इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मतलब पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया इलेक्टेड बाय द पीपल, और दूसरा भी फुलफिल हो गया कि द इलेक्टेड मेंबर्स
टेक ऑल द डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है। दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, नहीं ना, नहीं। अच्छा, एक चीज छोड़ दिए ना हम लोग, क्या छोड़ दिए, किसी को पता चला? हम लोग फीचर्स छोड़ दिए शायद, ठीक है। पता चला क्या छोड़ दिए हम लोग? अरे हम लोग फीचर्स छोड़ दिए, मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स हैं वो छोड़ दिए। तो कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि पाकिस्तान वाला कहानी अब हम दोहराएंगे नहीं, पाकिस्तान की कहानी जान गई। तो अब तुम्हारे बुक में फीचर्स जो दिया हुआ है ना, वो पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है, तो जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो पहला फीचर्स क्या था? पहला फीचर्स ना तुम्हारा यही था, डेमोक्रेसी वाला, मतलब जो पाकिस्तान में जो घटनाएं हुई, तो पहला ये चीज था कि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये एक तरीके से कहानी बना के दिया है, बट यही फीचर्स है, ठीक है। कोई प्रॉपर तुम्हारे बुक में पॉइंट नहीं बनाया हुआ है, मुझे लगा पॉइंट बना के दिया हुआ, बट पॉइंट नहीं है, ऐसे ही कहानी है। तो पहला फीचर पता चला सबको, क्या है? कोई बोल नहीं रहा है। पहला फीचर ना यही है, मतलब पहला फीचर डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी में ये होनी चाहिए, कोई पूछेगा कि क्या होनी चाहिए, पहला फीचर बताओ डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी कैसे बोलेगी? तुम यही बोलेगी कि सर, पहला फीचर डेमोक्रेसी का ये है कि जो रूलर होना चाहिए वो इलेक्टेड बाय द पीपल होना चाहिए, ठीक है। और जो जिसको चुनी गई होती है वही फाइनल डिसीजन लेगा, दूसरा लोग नहीं लेगा। तभी वहां पे हम बोलेंगे कि वो डेमोक्रेसी है, पहला पॉइंट। डेमोक्रेसी कब बोलेंगे? पहला, एक तो जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो लोगों के द्वारा चुने गए हो, और जो भी चुने गए हो वो फाइनल डिसीजन देते हैं, तभी उसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्या था, लोगों के द्वारा तो चुनी जा रही थी, बट दिक्कत क्या था कि जो फाइनल डिसीजन था वो लोग नहीं ले रहे थे, मतलब जो चुने गए लोग थे वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, फाइनल डिसीजन परवेज मुशर्रफ ले रहे थे। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कब होगी? जब फाइनल डिसीजन वही लोग लें जो कि जीत के गए। पहला फीचर समझ में आया अब? हाँ। सेकेंड सेकेंड फीचर क्या होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन हो। इलेक्ट्रल कंपटीशन मतलब कि बिना भेदभाव, बिना धांधली का इलेक्शन हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो इलेक्शन से वोट कब देगी तुम, किसी को कब चुनेगी? जब वहां पे इलेक्शन होगा। समझ में आया? तो इलेक्शन जब होगा, इलेक्शन अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। जब इलेक्शन अच्छा तरीके से होगा ही नहीं, तो कैसे तुम किसी को वोट देगी और वो जीतेगा या हारेगा? ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना जरूरी है। समझ में आया किसी को इतना? हाँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल, कि मान लो इंडिया में ऐसा है कि ऐसा होता कि इलेक्शन जब होती, तो इलेक्शन लड़ने के लिए मान लो कि एक ही आदमी बार बार इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारे मोकामा से सिर्फ एक ही व्यक्ति लड़ रहा है और दूसरे को मौका ही नहीं दिया जा रहा, दूसरा कोई खड़ा हो रहा है तो उसको चाकू घोंप के मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? फेयर हुआ? इलेक्शन फेयर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हाँ। हाँ, तो इसीलिए वहां पे एक तरीके से बोलेगी कि सर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां पे मेरे जगह, मेरे पास, ठीक है। इसीलिए फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम्हारे में चाइना का, ठीक है।
In China, elections are regularly held after every 5 years for electing country's parliament called Quango Renmin Daibiao। ठीक है, तो ये क्या है, चाइना के पार्लियामेंट का नाम है। यहाँ के पार्लियामेंट का क्या नाम है? सांसद भवन। लेकिन चाइना के पार्लियामेंट जो होता है उसका क्या नाम है? क्वांगुओ रेनमिन डाइबियाओ। ठीक है, तो वहां पर जो मेंबर होते हैं ना, उसका इलेक्शन होता है। तो जो वहाँ के नेशनल पीपल होते हैं ना, मतलब जो कांग्रेस होते हैं, जो वहाँ पे पार्लियामेंट होती है, वहाँ के पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को क्या करे? अपॉइंट करे। और उस पार्लियामेंट में, मतलब चाइना के पार्लियामेंट में 3000 मेंबर होते हैं। और कुछ मेंबर उसमें से होते हैं कि जो कि चाइना की आर्मी चुनती है, मतलब सिर्फ आर्मी लोग को चुनने का अधिकार है कुछ मेंबर को, और कुछ लोग चुनते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर दिक्कत ये है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसको पहले क्या करनी होगी? वहां की एक पार्टी है, कौन सी पार्टी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब मान लो हम अगर जो चाइना में रहते और मुझे लड़ने का मन करता कहीं से इलेक्शन लड़ने का, तो मुझे पहले कम्युनिस्ट पार्टी से पहले अप्रूवल लेना होता कि मैं लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया किसी को कि ज्यादा हो रहा है? ठीक है, ऐसे मतलब इसका क्या मतलब कि तुम्हें पहले ही अप्रूवल लेना पड़ रहा। अगर जो कम्युनिस्ट पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो तुमको इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ेगा। ये एक तरीके से क्या हुआ? ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टी डिसाइड कर रही है कि तुम लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। ठीक है, तो एक तरीके से पार्टी को अगर जो तुम अच्छा नहीं लगे कि नहीं ये आएगा तो अच्छा काम मतलब नहीं करेगा, तो पार्टी डिसाइड कर रही है, तो लोग डिसाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लोग डिसाइड ना कर रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहा है? पार्टी डिसाइड कर रही है। इसीलिए अगर जो देखोगी तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसे बोलती है चाइनीज गवर्नमेंट, बोलती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, बट एक्चुअली में तुम देखोगी तो बोलोगे कि सर वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग एक ही पार्टी का तो बात मानते हैं। मतलब हारेगा तो भी कम्युनिस्ट पार्टी ही हारेगा, और जीतेगा भी तो भी कम्युनिस्ट पार्टी का हारेगा। ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जैसे कि इंडिया में तो ऑप्शन है ना कि तुम कांग्रेस को चुन लो, या फिर बीजेपी को चुन लो, या फिर बाकी ढेर सब बहुत सारी पार्टियां हैं, उनमें से किसी को भी चुन लो। बट चाइना में नहीं, चाइना में सिर्फ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसीलिए वहां पे एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे इलेक्शन ही नहीं होता अच्छे तरीके से, वहां पे किसी को मौका बराबर दिया ही नहीं जाता है। दूसरा, तो देखो इसमें लास्ट वाली लाइन देख लेते हैं। A democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है, मतलब पूरा कहानी चाइना का जानने का मतलब ये है कि सर फेयर एंड फ्री इलेक्शन तभी माना जाएगा जब जो पावर में है वो भी हार सकता है, और जो पावर में नहीं है वो जीत भी सकता है। ऐसे मतलब बराबर, लड़ाई बराबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पावर में है वही बार बार जीत रहा है और जो पावर में नहीं है वो हार रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? हाँ, अब एक और है, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू। मतलब कि एक आदमी को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार रहेगा, और उस वोट का एक ही वैल्यू रहेगा, मतलब उसको एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो तुम है, तो तुम एक आदमी है, तो एक आदमी को सिर्फ एक वोट, मतलब तुम अगर जो वोट देने जाएगी तो तुमको सिर्फ एक बार बटन दबाने दिया जाएगा। तो तुम्हारा मतलब एक आदमी सिर्फ एक बार बटन दबाएगी, और तुम्हारा वोट सिर्फ एक ही काउंट होगा। ऐसा नहीं कि तुम वोट दी तो तुम्हारा वोट 10 काउंट होगा, और हमने वोट दिया तो मेरा एक ही काउंट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? जैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो वहां पे फ्रांस में जो था कि पहला जो कलर्जी लोग थे, तो कलर्जी वाले ग्रुप में 300 मेंबर थे, और नोबल्स वाले में 300 मेंबर थे। तो 300 आदमी था, बट उनका वोट कितना काउंट होता था?
एक होता था, ठीक है। लेकिन वहां के लोगों को क्या डिमांड था कि नहीं, वन वोट, वन वन पर्सन वन वोट, ठीक है, ऐसे काउंट हो। लेकिन वहां हो क्या रहा था कि 300 पर्सन और वन वोट, ऐसे। तो वही कहानी है कि वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू होना चाहिए। तो ये सब रहेगा तभी होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं सबको। मतलब एक आदमी को सिर्फ एक ही वोट देने का अधिकार है, और जब काउंटिंग होगी तो उसको एक ही काउंट किया जाएगा। और सबसे जो लास्ट है वो होता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। मतलब वहां कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और तुम्हारे मन में दूसरों का अधिकार जो होता है उसके लिए रिस्पेक्ट बना होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कहानी अभी थोड़ा लंबा है, तो इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम लोग, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है। हाँ, इतना तक किसी को सबको समझ में आ गया।